नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज अड्डा। मैं यहाँ पे आप लोगों को हमेशा से नई नई डिसीजेस के बारे में नॉलेज देती रहूंगी। आज की हमारी डिसीज है हंटिंगटन डिसीज, जो कि एक साइकेट्रिक डिसीज भी है। हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ते हैं इसे, और जेनेटिक में भी पढ़ते हैं। तो हम तीनों को एक बार में कवर करेंगे, मतलब तीनों सब्जेक्ट डिसीजेस को हम एक बार में पढ़ेंगे। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इंट्रोडक्शन में जो हंटिंगटन डिसीज है वो एक इनहेरिटेड डिसीज है। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है कि फैमिली से ही हमको मिलती आ रही है, मतलब हम में नहीं है, बट हमारे दादा में हो सकती है, कैरियर हो सकते हैं वो उनके। तो वो हमको ना फैमिली से मिलती आ रही है। अब फैमिली से मिलती आ रही है तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये इनहेरिटेड डिसीज मतलब फीटल में ही देखने को मिलती है, और एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। मतलब इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब लगातार। अब ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, तो ये क्या करता है कि नर्व सेल जो होती हैं उनको डीजनरेट करने लगता है। जब डीजनरेट करेगा, उनको ब्रेक डाउन करेगा, तो जो हमारा ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन होता है, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन है, वो क्या होते हैं, लॉस होने लगते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद जो हंटिंगटन डिसीज है वो एक ब्रॉड इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन के फंक्शन में, किसी भी एक पर्सन के कॉग्निटिव एबिलिटीज में वो एक ब्रॉड इम्पैक्ट डालता है। क्या करता है वो कि जो भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन है उसे डिसेबल कर देता है, उसे लॉस कर देता है, और डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। जो कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को क्रिएट करता है। अब इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, तो इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, जॉर्ज हंटिंगटन। उन्हीं के नाम पे पड़ा है हंटिंगटन डिसीज। हंटिंगटन डिसीज को दूसरे नाम से कोरिया भी कहते हैं, वो हम आगे डेफिनेशन में देखेंगे। उसे जर्की मूवमेंट, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट भी बोला जाता है, और हंटिंगटन डिसीज भी बोला जाता है। आपको ये तीन तरीके से, तीन नामों से ये डिसीज सुनाई देगी। तो इसे सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, अमेरिकन डॉक्टर जॉर्ज हंटिंगटन ने। कब डिस्क्राइब किया था, 1872, 1872 में डिस्क्राइब किया था। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, तो हम तीन तरीके की डेफिनेशंस देखेंगे और तीनों को कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, जो हंटिंगटन डिसीज है उसे शॉर्ट फॉर्म में एचडी बोला जाता है, जो कि एक रेयर फीटल जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब रेयर फीटल जेनेटिक डिसऑर्डर ये एक इनहेरिटेड डिसीज है, मतलब हमको माता पिता से मिली है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें ये डिसीज कॉज हो सके। लेकिन हमारे माता पिता या उनके माता पिता या दादा दादी या उनके माता पिता को कभी हो सकती है, या वो कैरियर रहे होंगे, उनमें जीन डिफॉर्मिटी रही होगी, तब जाके हमें ये चीज आई है। अब ये कैसे कॉज होती है, ये एक प्रोग्रेसिव, जो हमारी नर्व सेल होती है उसे लगातार डिजेनरेट करती रहती है, जिस वजह से जो पर्सन होता है उसमें क्या होता है कि ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, जो मोटर फंक्शंस होते हैं, वो डिसेबल हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि मोटर डिसफंक्शन, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डिस्टरबेंसेस, जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टरबेंसेस आने लगते हैं पर्सन में। और पर्सन में क्या दिखाई देता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट दिखाई देता है, कोरिया, जिसे हम कोरिया भी बोलते हैं, या डांसिंग डिसीज भी बोला जाता है। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड डेफिनेशन, कि जो एचडी है, हंटिंगटन डिसीज, ये कैसे कॉज होता है। तो ये बेसिकली कैसे कॉज होता है, इनमें क्या होता है कि म्यूटेशन इन एचटीटी जीन। अब हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में एचटीटी नामक एक जीन पाया जाता है, जिसे हंटिंगटन जीन भी बोलते हैं। इस हंटिंगटन जीन में म्यूटेशन हो जाता है। कैसे म्यूटेशन होता है कि देखो, हर एक जीन में कोडिंग होती है प्रोटीन की। अब जो कोडिंग होती है वो कैसे होती है, हमारे जो जीन है उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन के, है ना। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि प्रोटीन को कोड करते हैं। अब ये साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन नॉर्मली कितने प्रेजेंट होने चाहिए, हंटिंगटन जीन में नॉर्मली 22 प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। नॉर्मली 22 प्रेजेंट होने चाहिए, बट किसी किसी बुक में आपको 25 दिया रहेगा, किसी किसी बुक में 33 दिया रहेगा, तो हम नॉर्मली 22 मान के चलते हैं। रिपीटिशन अब 22 होना चाहिए, किसका, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन का। जब ये रिपीटिशन कितना हो जाता है,
बढ़ जाता है, मतलब 60 हो जाएगा, या 60 से 100 हो जाएगा, या 40 से 45 हो जाएगा, या 40 से 50 हो जाएगा, तब हमको ये डिसीज देखने को मिलती है। अब इसमें एक चीज और होती है, इसमें एक चीज क्या होती है कि अगर साइटोसिन एडेनिन और ग्वानिन मतलब सीएजी जो प्रोटीन होते हैं उनका रिपीटिशन 40 से 50 है, तो ये चीज हमको कब देखने को मिलेगी? एल्डरली एज में, मतलब ओल्ड एज में, मतलब 60 एज में हमको इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यही रिपीटिशन 60 से 100 टाइम रिपीट हुई है, अगर 60 से 100 टाइम रिपीटिशन हुआ है सीएजी का, तो क्या होगा बच्चों? इसमें हमको एक तुरंत मतलब 22 से 25 एज में ही हमको इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इतना समझ में आया आपको? मतलब ये कैसे कॉज होता है कि ये साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन के रिपीटिशन की वजह से कॉज होता है। कैसा रिपीटिशन? एबनॉर्मल रिपीटिशन। जब एबनॉर्मल रिपीटिशन होगा तो एबनॉर्मल प्रोटीन को कोड करेगा, वो एबनॉर्मल प्रोटीन को कोड करेगा, तो वहां पे क्या होगा? एडेशन होने लगेगा। कहाँ पे एडेशन होने लगेगा? ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। वहां सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या करेगा? वो डीजनरेट करने लगेगा, मतलब वहां पे जितनी नर्व सेल है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उसको डीजनरेट करने लगेगा, जिस वजह से डिमेंशिया देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया? अब हम थर्ड डेफिनेशन में मूव ऑन करते हैं। तो इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव इनहेरिटेड डिसीज। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये क्रोनिक इनहेरिटेड मतलब हमने कुछ नहीं किया है, हमें माता पिता से मिली है ये डिसीज। डिसीज है जो कि क्या करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक ब्रॉड इम्पैक्ट डालती है, मतलब गहरा प्रभाव डालती है। ये क्या करती है? विच डीजनरेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जब म्यूटेट प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे एडिशन होने लगेगा, तो वो क्या करेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डीजनरेट करने लगेगा। लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ बेसल गैंग्लिया को भी डीजनरेट करने लगता है ये, साथ ही साथ बेसल गैंग्लिया को भी डीजनरेट करने लगता है। अब बेसल गैंग्लिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है कि हमारे जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको करवाता है, उनको क्रिएट करवाता है, उनमें बैलेंस करवाता है। बेसल गैंग्लिया साथ ही साथ तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कोऑर्डिनेट करता है। मैं आपको आगे बताऊंगी इमेज में कि कैसे कोऑर्डिनेट करता है। जिस वजह से क्या कॉज होता है? प्रोग्रेसिव कोरिया। कोरिया का मतलब ही होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट या जर्की मूवमेंट, जिस वजह से मोस्ट कॉमन एक सिम्टम होता है, एक साइन होता है जर्की मूवमेंट का, एक हंटिंगटन डिसीज का मोस्ट कॉमन साइन होता है डिमेंशिया। जिस पेशेंट को ये डिसीज होगी उसमें डिमेंशिया देखने को मिलेगा, उसकी मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगेगी। अब ये एक इनहेरिटेड डिसीज है, तो इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये आइडियोपैथी है, मतलब इसका जो कॉज है वो अननोन है, हमें नहीं पता है कि कैसे कॉज हुआ ये, शायद माँ बाप में ना भी प्रेजेंट हो। 10% केसेस में ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये कॉज हो जाता है, और जो 90% केसेस में ऐसा होता है कि ये इनहेरिटेड होता है, मतलब हमें नहीं पता रहता है, फैमिली हिस्ट्री से हमको ये चीज मिलती है। देन सेकंड कॉज क्या है? सीएजी रिपीटिशन, मतलब सीएजी का जितना ज्यादा रिपीटिशन होगा, साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन का जितना ज्यादा रिपीटिशन होगा, उतना ज्यादा हमको इसके सिम्टम्स जल्दी देखने को मिलेंगे। अब मैंने बोला था आपसे कि बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसे काम करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ब्रेन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दी है कि वो कैसे वर्क करता है। तो हमारा ये पूरा पोर्शन, मतलब यहाँ पे जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन एक सेंट्रल ऑर्गन होता है जो कि सारे फंक्शंस को क्रिएट करवाता है, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उन्हें भी सिग्नल पहुंचाता है। हमारी सारी कॉग्निटिव फंक्शंस, बिहेवियरल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हमारी जितनी होती हैं वो सारी कौन कराता है? हमारा ब्रेन कराता है। सभी चीजों के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। उतना समझ में आया? अब ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ओके, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं होते हैं, और हिंड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको हम लोगों ने लोब में डिवाइड कर दिया है। जो फ्रंट का लोब है उसे फ्रंटल लोब बोल दिया है, जो बीच का लोब है उसे पैराइटल लोब बोल दिया है, जो सबसे पीछे का लोब होता है उसे ऑक्सीपिटल लोब बोला गया है, और जो नीचे साइड का मतलब कान के ऊपर साइड का लोब है उसे क्या बोल दिया है, टेम्पोरल लोब। अब मैंने आपको शुरू में ही एक इमेज दिखा दी थी जो कि बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देखेंगे बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पर्पल से, वो पूरा बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर है। बेसल गैंग्लिया के जस्ट पीछे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेसल गैंग्लिया वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। जब वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या कराता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को कराता है। कॉग्निटिव फंक्शंस को कराने में किसका रोल होगा, बेसल गैंग्लिया का रोल होगा। यहाँ पे देख सकते हो इनहेरिटेड, मैंने आपको बताया था कॉजेज में कि इनहेरिटेड कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए इनहेरिटेड ऑटोसोमल फैक्टर, मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जो नॉर्मल फादर है वो अफेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये जो जीन है वो एबनॉर्मल जीन है, बट ये जो जीन है वो नॉर्मल जीन है। तो यहाँ पे देखो कि फादर के अंदर अफेक्टेड जीन है, मतलब फादर के अंदर एबनॉर्मल जीन है, तो यहाँ पे जो बेबी बॉय है उसमें गया तो वो अफेक्टेड हो गया। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बेबी गर्ल है उसमें भी चला गया तो वो भी अफेक्टेड हो गया। मतलब 50-50 चांसेस होते हैं कि माता या पिता दोनों में से कोई एक पर्सन भी उस जीन का कैरियर होता है या उस जीन से अफेक्टेड होता है, तो 50-50 परसेंटेज चांसेस होते हैं कि जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है उसमें ये डिसीज ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज की मैं आप वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको इस डिसीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो पूरी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।